अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको स्क्रीन विजिबल है? सो हम सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, जो सिंपल है उनको हम उनका आंसर देखकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं उन्हें फिर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सो number one is statement prepared by business to analyze financial position and financial performance of business are called। भाई देखो, जिस ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, वो एक ही है। अब देखो इसमें आपके पास ऑप्शन देखो क्या क्या है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक कंसिलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। अब देखो, जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता लगेगा। तो आंसर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम जो है सेकंड की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, अब इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें प्रॉफिट पता लगता है। अब देखो, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें नीचे नेट प्रॉफिट आता है ना, तो इनकम स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सिंपल है, कोई भी सीधे सीधे हैं बिल्कुल, इसमें कोई भी डीप हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब देखो, फाइनेंशियल पोजीशन पहले ऊपर था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा था इसका आंसर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों इंक्लूडेड है। बट यहाँ पर इसने क्या ऑप्शन दिया है कि या तो इनकम स्टेटमेंट, कैश बुक, बैलेंस शीट या बैंक स्टेटमेंट। अब इसमें से क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका क्या शो करता है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपको। अच्छा, नंबर फोर्थ, अ बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ऑप्शन है इसके, फॉर अ गिवन पीरियड, ऑन अ सर्टेन फिक्स रेट, फॉर द होल ईयर, नन ऑफ द। अच्छा देखो, गिवन पीरियड भी हो सकता है, बट बैलेंस शीट आपको जब तक जो पोजीशन है बताती है, जब तक उसका एयर एंड, यानी एयर एंड की डेट होती है ना, जैसे कि 31 दिसंबर है। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल की हो सकता है भाई कोई बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, सही है, उसने 9 मंथ्स की अपनी बैलेंस शीट बना ली। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑन अ सर्टेन फिक्स डेट। ठीक है, अगर 31 दिसंबर इसकी फिक्स डेट है तो ये उसी दिन बनाएगा, अगर 30 जून इसकी फिक्स डेट है तो उसी दिन बनाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 5। अच्छा, आप लोग जो है ना वो बुक अपने सामने रखो, और जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं ना आंसर्स, उनको फिर आप करेक्ट करते रहो साथ साथ। ठीक है, अच्छा नंबर 5 इज द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और ग्रॉस लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस इज शोन इन। अब ये मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस किस में आता है। ठीक है, सो सिंपल है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट में ही आता है, जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हो तो। ठीक है, अच्छा नंबर 6, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू। अब भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके इक्वल है? सेल्स माइनस परचेजेस, परचेजेस माइनस क्लोजिंग, सेल प्लस क्लोजिंग, या ओपनिंग फिर परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके इक्वल है? यस, डी के इक्वल है। देखो, डी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग डालते हैं, ठीक है, उसमें फिर नेट परचेज ऐड करते हैं, तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल आ जाता है। गुड्स अवेलेबल में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट सेल्स इक्वल। नेट सेल्स किसके इक्वल है भाई? सिंपल, इसका आंसर है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, if the gross profit earned by Harim Industries is rupees 2,50,000 and its net profit is 50,000, then operating expenses are। अब इसने ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया हमें, ठीक है, और नेट प्रॉफिट बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। वो किस तरह निकलेगा? देखो, जो आपके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है
उसमें सबसे पहले नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2,50,000 और ये जो 50,000 है नेट प्रॉफिट, इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो इसका डिफरेंस आ रहा है 2 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, 8 का ए। ओके, नेक्स्ट है 9। तस्वीब इंडस्ट्रीज earned a gross profit of rupees 4 lakh and the net profit is 20% of gross profit. Then operating expenses of company are। अच्छा देखो, इसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख आया है और नेट प्रॉफिट इसका 20% है। तो सिंपल यार आप क्या करोगे, 4 लाख का मल्टीप्लाई बाय 20% किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब उस नेट प्रॉफिट का और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया तो आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका आंसर है 3,20,000। ठीक है, अच्छा। 10th है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ हसन कंपनी आर ₹1 लाख while net profit earned is ₹1,50,000. The gross profit earned by the company is। अच्छा, अब इसने क्या किया कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, नेट प्रॉफिट दे दिया और बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। अब आपको क्या करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है। सो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट 1,50,000 है। ठीक है, अब रिवर्स वर्किंग में क्या होता है, जो चीज़ माइनस करते थे उसको प्लस करना है, जो प्लस करते थे उसको माइनस करना है। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस करते थे। अब रिवर्स जाते हुए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो अगर मैं 1,50,000 में 1 लाख ऐड करूँगा तो इसका आंसर होगा 2,50,000। ठीक है, 10 का सी आंसर है। 11th पर जाते हैं। Operating expenses of Taha company are ₹2 lakh, while net loss sustained is 60,000. Then gross profit earned by the company is। अच्छा देखो, अब इसने क्या किया कि पहले तो प्रॉफिट दे रहे थे, हम आसानी से कर रहे थे, बट अब इसने दिया है हमें लॉस। अब लॉस से हमें क्या करनी है, रिवर्स वर्किंग करनी है। अब आपके पास लॉस होगा माइनस का 60,000। ठीक है, फिर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होगा माइनस का 2 लाख, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हम लेस ही करते हैं। अब आप क्या करोगे, इन दोनों चीज़ों को आपस में ऐड कर दोगे। ठीक है, 60,000 आपका लेस का है। ठीक है, और 2 लाख आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हम रिवर्स जा रहे हैं तो इसको ऐड कर देंगे। तो -60,000 और प्लस का 2 लाख, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1,40,000। ठीक है, यानी कि 11 का आंसर क्या है, डी है, 1,40,000। सही है, समझ आया। नेट लॉस माइनस का है, हमने माइनस में ही रहने दिया 60,000, बट जब हम रिवर्स आए तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, जो कि वो हमेशा लेस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अदर इनकम गिवन होती तो अदर इनकम को हम क्या करते, लेस करते, क्योंकि अदर इनकम पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जिस हालत में, उनको उसी हालत में रहने देना। फिर जो आप रिवर्स वर्किंग करोगे ना, उन चीज़ों को आप चेंज करना। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है, द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज व्हाट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या है, एक्सेस है। तो सिंपल इसका आंसर होगा नेट प्रॉफिट। ऐसी बात है, जब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंसेस कम है तो नेट प्रॉफिट। 13, द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर इक्वल टू। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके इक्वल होते हैं, सिंपल है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखो इसमें क्या क्या है, पहला है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंस। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं एक्सपेंस निकाल दूँ तो मेरे पास तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा या ऑपरेटिंग लॉस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस को लेस कर लूँ आपस में तो क्या होगा, आपका एक्सपेंस उल्टा कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस जनरल एक्सपेंसेस। यानी कि जितने भी एक्सपेंस है, चाहे वो सेलिंग के हों, चाहे जनरल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ना, आप इन सब को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 13 का आंसर है सी। ठीक है, अच्छा। नंबर 14,
द ऑर्डर इन विच एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन ऑन बैलेंस शीट इज कॉल्ड। भाई एसेट और लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में जिस ऑर्डर में शो होते हैं उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। सही। अब ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें हम डीप में नहीं जा सकते। सिंपल इसमें से ये ऑर्डर का नाम है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिक्स एसेट आर बॉट इन बिजनेस फॉर। फिक्स एसेट क्यों यूज़ किए क्यों बॉट किए जाते हैं? रीसेल के लिए, ओनर के यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए, या नन ऑफ द अबव। देखो जो रीसेल के लिए यूज़ किया जाता है वो इन्वेंट्री होती है, मर्चेंडाइज, ठीक है। और ओनर के यूज़ हो तो वो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो सिंपल इसका आंसर क्या है? बिजनेस यूज़ के लिए हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं। अच्छा, नंबर 16 है आपके पास। विच वन इज करेक्ट फॉर बैलेंस शीट? अब इनमें से कौन सी करेक्ट है? नंबर 1 है इट शोज एसेट एंड एक्सपेंसेस। रॉन्ग। सही है, एसेट और एक्सपेंसेस नहीं दिखाती। इट शोज एसेट एंड एक्विटीज। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। इट शोज बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड एक्विटीज ऑफ एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सही है कि वो बैलेंसेस दिखाता है एसेट और इक्विटी के जो हमें बैलेंस शीट डेट के देने। ठीक है, तो 16 का सी आंसर है। 17 विच स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो नंबर 1 है इट शोज ओनली प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। रॉन्ग, सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाता भाई, लॉस भी दिखाता है। ठीक है। बी है इसका इट शोज ओनली लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस। नहीं जी, सिर्फ लॉस भी नहीं दिखाता। इट शोज बोथ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट भी दिखाता है, लॉस भी दिखाता है, यानी कि 17 का सी है आंसर। ठीक है। 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना। अच्छा देखो, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कि इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। उसने इनकरेक्ट पूछा हुआ होता है, लोग करेक्ट का आंसर लगा कर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला क्या है? बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये भी करेक्ट, ये करेक्ट है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ये भी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर आते हैं। तो इन दोनों से ही आप ये कह सकते हैं, यानी कि जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, सी है इसका लॉस इज इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि भाई एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस आएगा हमारे पास। डी क्या है? डी है भाई प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। देखो ये गलत है। अगर एक्सेस है एक्सपेंसेस, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसेस है, इनकम कम है, तो प्रॉफिट कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 18 का डी है आंसर। 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है आपकी, उसको क्या इन चारों में से किस में आती है? एक्सपेंस अकाउंट में, एसेट अकाउंट में, कॉन्ट्रा में, या लाइबिलिटी में? किस में आती है बताओ? कॉन्ट्रा में आती है। सही है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में आती है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जो आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स है ना, वो भी आपका कॉन्ट्रा एसेट में ही आता है। दोनों कॉन्ट्रा एसेट है। ठीक है। अच्छा, 20 है एसेट्स विच हैव नो मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट। भाई ऐसे कौन से एसेट है जिनकी मार्केट वैल्यू ही नहीं होती? फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि भाई या तो वो डैमेज हो गए हो, यूज़ के काबिल ही ना हो, तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये 20 तक हो गए। नेक्स्ट हमारे 21, फॉलोइंग अकाउंट्स गेट क्लोज एट ईयर एंड। भाई ये कुछ अकाउंट हैं जो ईयर एंड पे क्लोज होते हैं। इनकम, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, एसेट, कैपिटल एंड एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग, सेल्स, कैपिटल एंड ड्राइंग। अब देखो, देखने से तो ये लग रहा है कि सारे आंसर सही हैं। ठीक है, बट अगर आप इसको देखो तो सबसे फर्स्ट क्या है? इनकम, लाइबिलिटी और एक्सपेंस। ठीक है, अब इनकम अकाउंट बंद होता है, इनकम एंड एक्सपेंस से ही एक साथ ही होता है, बट लाइबिलिटी बैलेंस शीट का है। ठीक है,
और नेक्स्ट ऑप्शन में है एसेट और कैपिटल, ये दोनों आपका किसका है? अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना इसमें क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सी है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब वैसे देखने से तो यही लग रहा है कि सारी चीज़ें, क्योंकि भाई अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो एक आपको जो डेट दी जाती है, जो ईयर एंड की डेट होती है, जैसे 31 दिसंबर हो गया या 30 जून हो गया, मिड ऑफ द ईयर, सही है, वो एक डेट दी जाती है, उसमें आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, बट अब ये कह रहा है कि ये अकाउंट्स हैं जो कि क्लोज होते हैं ईयर एंड पे, सही है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग। तो अब इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, आप सिंपल इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, कि इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग, ये तीनों अकाउंट क्या है आपके एयर एंड पे क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा 22, एट एयर एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू। अच्छा, जब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल ले तो फिर कहाँ ट्रांसफ़र करते हो उसको? सिंपल है, इसको आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑनर्स इक्विटी का पोर्शन बनता है उसमें आप कैपिटल लिखा, उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखा, उसके बाद उसकी ड्राइंग्स लेस की, तो आपके पास ऑनर्स इक्विटी का अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ ऑनर्स इक्विटी की जगह इन्होंने कैपिटल लिख दिया, एक ही बात है, सही है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल में। इसका आंसर है बी। ठीक है, अब आ जाते हैं 23 पे। एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। देखो सिंपल है इसका आंसर, टेंजिबल एसेट। ठीक है, उनकी कोई फिजिकल, सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। 24 है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, अब आई होप कि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो आपने सही किए होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम बहुत क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें कैलकुलेट किया, पूरी इनकम स्टेटमेंट आपको तो बनाने आती है। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई प्रॉब्लम होगा। मैं सिंपल इसमें आंसर आपको बता देता हूँ, 24 का डी है आंसर। ठीक है, 115,000। ठीक है, अच्छा, और 25 भी सेम है, तो 25 का आंसर है बी, 2,18,000। 26 का आंसर है सी। ठीक है, 2,80,000। 27 का आंसर है ए, 257,000। 28 का आंसर है बी, 355,000। ठीक है, अच्छा, अब 29 है, 29 का आंसर है हमारे पास डी, यानी कि 3,80,000। ठीक है, अगर आप लोगों के आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं ना, तो फिर आप या तो एक और बार ट्राई करो या फिर मुझे सेंड करो कि मेरा जो है ये वाला आंसर सही नहीं हुआ, तो मैं आपको कैलकुलेट करके सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं खुद सॉल्व करके सेंड कर देता हूँ, बट अभी हम सारे सबकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने सिर्फ आपको इसके आंसर्स बता दिए। ठीक है, अच्छा, अब 30 पर आ जाते हैं। Assets which have physical existence and which can be seen, touch and felt are called। यानी कि कुछ मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो, हम उनको देख भी सकें, टच भी कर सकें, फील भी कर सकें, ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक का आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट। अब देखो इसमें से कौन सा कॉन्ट्रा एसेट है? सिंपल है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। The gross profit is 25,000 and net profit is 70% of gross profit. Then operating expenses are, भाई देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 है और नेट प्रॉफिट क्या है इसका? 70%। तो आपने कैलकुलेट किया होगा अपने पास ना 25,000 का 70%, तो आपके पास कुछ आंसर आ रहा होगा, सही। फिर आपने उसमें से इन दोनों का मतलब डिफरेंस लिया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट भी है, वो भी बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि भाई इसने क्या बोला, 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट है और उसका 70% नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब
100 में से यानी 25,000 है ना, ये पूरा 100% है, जिसमें जब इसमें 70% निकल गया नेट प्रॉफिट, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 30% बच गया। सही है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 25,000 का 30% ले लो, तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सही है, डबल डबल काम मत करो। ठीक है, तो आपका 32 का आंसर है बी। ठीक है, यानी 7,500। ठीक है, अच्छा 33 भी है इसका आपका जो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, नेट प्रॉफिट 80%, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, तो 60,000 का 20% कितना होता है, 12,000 होता है। ठीक है, तो 33 का सी है आंसर। 34 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर इक्वल टू, भाई टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके इक्वल है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परसेंट। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जनरल एक्सपेंसेस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ टोटल ऑपरेटिंग निकालना है। अब जो ए और बी है ना, वो भी आपको ठीक लग रहे होंगे, बट जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो सी है इसका, कि जनरल एक्सपेंसेस में सैलरीज वगैरह सारे आ जाते हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग के आ जाते हैं सारे। तो जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है, 34 का सी। ठीक है, अच्छा 35 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या 10 बार कर चुके हो। ठीक है, 36 का है लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर आर कॉल्ड, भाई ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो 1 साल के बाद पे करनी होती है। ठीक है, सिंपल है भाई, फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, अगर एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती तो करंट लाइबिलिटी होती। 37 a furniture which was found to be unsuitable for the business was taken by the owner for his private use. How is this treated in the account? अच्छा भाई, अब ये बोल रहा है कि भाई फर्नीचर था जो कि बिजनेस के लिए अनसुटेबल था। अब ऐसे फर्नीचर को आपका जो ओनर है वो घर पे लेके चला गया, अब बताओ क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है कि ओनर, अब चाहे वो फर्नीचर सूटेबल था या नहीं था, आया तो बिजनेस के पैसे का था ना, तो वो घर क्यों लेके चला गया। घर पे ले जाने वाली कोई भी चीज़ होगी ओनर की, उसको हम हमेशा ड्राइंग्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा 38 है सेल्स आर 50,000, रिटर्न इनवर्ड्स इज 5,000, रिटर्न आउटवर्ड इज आई थिंक ये 1,000 है। ठीक है, discount allowed is 2,000 and discount received is 3,000. What is the amount of net sales? अच्छा देखो, अब इसने क्या किया है, इसने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है ताकि जो स्टूडेंट है वो घूम जाए। सही है, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें निकालनी है नेट सेल्स। नेट सेल्स में क्या क्या आता है, सेल्स आती है, सेल्स रिटर्न आती है, और सेल्स डिस्काउंट आती है। ठीक है, अब इसने सेल्स रिटर्न को क्या बोला है, रिटर्न इनवर्ड बोला है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ट का मतलब है सेल्स रिटर्न हुई है। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, 50,000 सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ट 5,000, तो 45 बच गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न आउटवर्ड तो हमें लेना नहीं है। अच्छा अब क्या चीज़ें हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अच्छा अब डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब है, हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है हमें डिस्काउंट मिला। तो जो हमें मिलता है वो परचेज डिस्काउंट होता है, जो हम लोगों को अलाउ करते हैं वो सेल्स डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, सेल्स 50,000 माइनस रिटर्न इनवर्ट 5,000 का 45,000 बच गया। ठीक है, माइनस डिस्काउंट अलाउड 2,000 का, यानी कि हमारे पास बच गया ये 43,000। तो 38 का आंसर है 43 डी। ठीक है, अच्छा 39 पे आ जाते हैं। 39 भी यार इसी तरह का दिया हुआ है, आप देख लेना, अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसका 39 का आंसर है ए, 76,000। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें देखो बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है। अब आपको तो ऐसे ही लगेगा ना कि यार बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन है, ये क्या दो तो देती है। सही, तो आपको मांगा हुआ क्या है, कॉन्ट्रा एसेट मांगा हुआ है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस नहीं मांगा हुआ। ठीक है, तो आपको एसेट देना है उसको। एसेट क्या था, एसेट सिर्फ दो है कॉन्ट्रा एसेट,
एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है और एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या है, सी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है। ये एक्सपेंसेस नहीं डाल देना यार प्लीज़, ठीक है। अच्छा 41, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज शोन इन, भाई सिंपल है, इनकम स्टेटमेंट में शो होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और किसी में भी शो नहीं होती। Purchases are 70,000, return inward is 8,000, return outward is 13,000, discount received is 2,000 and discount allowed is 4,000. What is the amount of net purchases? अब क्या करना है, हमें purchases निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो हमें परचेज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले परचेज ले ली 70,000 की, जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड लेस किया 13,000, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव लेस किया 4,000 का, क्योंकि हमें मिला है ना, हमने तो नहीं दिया किसी को, हमने जो दिया है 2,000 वो तो हम सेल रिटर्न में लेंगे, सॉरी सेल डिस्काउंट में लेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, परचेज डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो सिंपल 70 माइनस 13 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 55,000। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो 43 का आंसर है सी, 122,000, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। 44 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट इज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है भाई, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लाइबिलिटी है, सोचो ज़रा। एक्सपेंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यार सेल्स हुई, सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस कर दिया ना। अभी क्या चीज़ थी जो हमने लेस की यार, ये खर्चा हुआ था हमारा गुड्स को ख़रीदने पे, कौन सी गुड्स, जो हमने सोल्ड की, उस उन गुड्स को खरीदने में जो खर्चा हुआ, तो खर्चे को तो हम एक्सपेंस बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका एक्सपेंस अकाउंट है, याद रखनी है ये बात, ठीक है। अब बैलेंस शीट इज अ statement of debtors and creditors, statement of income and expense, statement of profit earned by a business, financial statement of business on a particular date, ठीक है। इसमें सबसे जो अप्रोप्रिएट और ठीक आंसर है वो है डी इसका, ठीक है, कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हम बिजनेस की, जो कि हम पर्टिकुलर डेट पर देते हैं, ठीक है। अच्छा 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एन एसेट अकाउंट, गलत है भाई, कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट तो है ही नहीं। प्रीपेड रेंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, नहीं जी, प्रीपेड आपका क्या है, एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट अकाउंट, नहीं भाई, आउटस्टैंडिंग तो पेएबल होता है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। अच्छा डी है आउटस्टैंडिंग इनकम इज अ लाइबिलिटी, सही है, ये सही है, क्योंकि भाई आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, पेएबल, पेएबल तो लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, डी इज करेक्ट। 47 का है सेल्स अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, एन एक्सपेंस अकाउंट, एन इनकम अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट। यार सिंपल है, इनकम अकाउंट है, क्योंकि हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, इनकम जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा 48 है नेट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट या कैपिटल, भाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है नेट प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइन थ्रू बैलेंस शीट, नहीं भाई, इनकम स्टेटमेंट से होता है, पहला गलत है। ड्राइंग ऑफ ओनर इंक्रीज कैपिटल, नहीं भाई गलत। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इंक्रीजेस कैपिटल, ये सही है, ठीक है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ये भी सही लगा है भाई, ठीक है। मुझे सी और डी इसका सही लग रहा है, पर जो इसके आंसर है, आंसर शीट है, उसमें सी को इसने करेक्ट माना हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो डी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो नहीं करता, फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। सही, परफॉर्मेंस और पोजीशन में क्या फ़र्क है भाई, पोजीशन होती है एक सर्टेन टाइम तक की, ठीक है, कि भाई अगर आज 31 दिसंबर है तो आज किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। परफॉर्मेंस क्या होती है भाई, जो एक चीज़ जो चल रही हो यानी परफॉर्म कर रही हो, तो परफॉर्मेंस बैलेंस शीट शो नहीं करती, ठीक है, पोजीशन शो करती, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। बट अगर एमसीक्यूज में आया कि भाई ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शो करती है, तो फिर आप बैलेंस शीट लगा देना, ठीक है। बट अभी जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना वो सी है इसका आंसर, कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इंक्रीजेस कैपिटल, ठीक है। अच्छा 50 है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल
माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज कॉल्ड। भाई गुड अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है, सिंपल। ठीक है, तो 50 का बी है आंसर। अच्छा 51, द नेचर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज, भाई एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, सोचो। इसको हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में हम इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग रिकॉर्ड करते हैं ना करंट एसेट में। तो ये क्या है, हमारा एसेट है। ठीक है। अच्छा 52, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स टोटलिंग ऑफ एसेट, टोटलिंग ऑफ लायबिलिटी, द ऑर्डर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। भाई इसका आंसर सी है, द ऑर्डरिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बैलेंस शीट शोज प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं भाई। Income statement shows financial position, no. Net profit is added in liabilities, no. Net loss is deducted from capital, yes. जो हम कैपिटल, जो ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं उसमें से नेट लॉस को लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, सही है। तो 53 का डी करेक्ट है। 54, ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड, भाई सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, जो सेलिंग से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सेलिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, और सेलिंग के अलावा जो होंगे वो जनरल एक्सपेंसेस होंगे। अगर वो बोले कि भाई कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एडमिन पर्पस के हैं, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉल अंडर द कैटेगरी, भाई एडवर्टाइजमेंट किस कैटेगरी में आता है, सेलिंग में आता है, जनरल में आता है या एडमिन में आता है, सोचो। यार सेलिंग में आता है। क्यों, क्योंकि देखो जब तक आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे ना वो सेल नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेलिंग एक्सपेंस में आता है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेट लॉस ऑन कैपिटल, भाई नेट लॉस से क्या इम्पैक्ट होगा, सिंपल है भाई, डिक्रीज हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, तो 56 का बी है आंसर। 57 है, accrued income is shown in income statement only, balance sheet only, income statement and balance sheet, cash book, भाई सी है इसका आंसर। क्यों, क्योंकि देखो accrued income अगर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट आती है तो हम इसकी एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट क्या बनाते हैं, जो हम अलग से बनाते थे इसकी, हम बनाते थे अगर तो ऊपर कोई ट्रायल बैलेंस में बैलेंस नहीं दिया हुआ तो हम एक्रूड इनकम है ना, अगर एक्रूड एक्सपेंस होता तो पेएबल वाली बनती, एक्रूड इनकम है तो रिसीवेबल वाली बनेगी, यानी कि इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब वो किसी भी तरह की इनकम हो सकती है, कमीशन इनकम हो सकती है। अगर अगर सपोज करो कमीशन इनकम है तो इसकी क्या बनेगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, सही है। तो जो रिसीवेबल होगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट के पोर्शन में, और जो कमीशन इनकम है वो अदर इनकम में चली जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट में, सही है। तो 57 का सी है आंसर। ठीक है। अच्छा 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, भाई इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नोट पेबल मीन्स रिटर्न प्रॉमिस टू पे समवन, ओके। कैपिटल इज शोन अंडर करंट एसेट इज अ इन बैलेंस शीट, नहीं भाई, करंट एसेट में कभी भी कैपिटल शो नहीं होता, सही है। तो सी इसका आंसर है, सी इनकरेक्ट है। ठीक है। अच्छा 59, a balance sheet has following two sides, asset and liability, asset and capital, asset and equity, asset and income। ठीक है, तो वैसे तो हमने जो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो पढ़ी है वो क्या होती है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट ये बैलेंस शीट बनाते हुए पता है क्या कंसिडर करता है, ये कंसिडर करता है कि भाई सिर्फ दो ही है, यानी कि क्योंकि दो पेजेस बन रहे हैं तो ये कंसिडर करता है कि यार कोई दो ही चीज़ है, यानी कि ये सिर्फ एसेट और इक्विटी कंसिडर करता है, और जो इक्विटी है ना उसको मतलब ये समझता है कि जो लायबिलिटी का पोर्शन है ना वो इक्विटी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो एसेट एंड इक्विटीज। व्हाट इज द 60 है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल, भाई नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल आपका बढ़ जाता है, सही है। तो 60 का ए है, इंक्रीजेस वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रॉफिट डिक्रीजेस कैपिटल, रॉन्ग है। Cost of goods sold is an asset, wrong. Loss increases capital, wrong. Sales is an income account, ये correct है, 61 का D correct। Which of the following is incorrect, cost of goods sold is an expense account, सही है भाई। Sales minus sales done is equals to net sales, ये भी सही है। Selling expense minus general expense is equals to operating expense, ये wrong लग रहा है, पता है क्यों,
क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस वैसे हम जनरल एक्सपेंस लेस नहीं करते, ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 62 का सी है आंसर, इनकरेक्ट है सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कैरेज इनवर्ड इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई कैरेज इनवर्ड क्या होता है? एक कैरेज इनवर्ड होता है, एक कैरेज आउटवर्ड होता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड मतलब कि जो हम परचेज करते हैं, सही, उसी में हम ऐड कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज इन, ठीक है, जो हम अपनी परचेजेस में ऐड करते हैं, सही है। तो ये फर्स्ट वाला तो सही है, हमें इनकरेक्ट कर। कैरेज आउटवर्ड इज एडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी सही है भाई। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है कि भाई हम अपना जो गुड्स बेच रहे हैं ना, उसमें हम ही ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंसेस ट्रीट होता है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेसेस। या रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आपका परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न कभी भी आप ऐड नहीं करते, हमेशा लेस करते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी है, सी वाला, क्योंकि इनकरेक्ट। 64 का है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव आर नोन एज। भाई एक्सपेंस आपने पे कर दिया एडवांस में, ठीक है, और इनकम अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो ये क्या है? तो ये दो चीज़ें पूछ रहा है आपको, ठीक है। देखो एक्सपेंस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं ना, वो आपका हो जाता है प्रीपेड, और प्रीपेड हमेशा एसेट में आता है, ठीक है। अच्छा, और इनकम हमें अर्न हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब है क्या है? इनकम रिसीवेबल है, रिसीवेबल भी आपका एसेट में आता है, तो 64 का सी है आंसर, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी इज शोन इन, भाई ऑनर्स इक्विटी का डालते हो, बैलेंस शीट में डालते हो ना, तो डी है इसका आंसर। द कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी नॉट अफेक्टेड बाय। भाई कैपिटल अकाउंट इनमें से किससे अफेक्ट नहीं होता? एडिशन, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, नेट लॉस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट से इफेक्ट नहीं करता। द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट एनी पर्टिकुलर डेट इज इंटेंडेड टू शो। भाई बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट में जब हमें बनानी होती है, वो क्या शो करने के लिए बनानी होती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, सही है, ठीक है इसका। A business has a capital of 2,50,000, liability of 50,000, its current asset are 180. What is the amount of fixed asset? ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व करने वाला सिंपल, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन एक किया थे ना मिसिंग फिगर्स वाले, ये उस तरह होगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर है सी, 1,20,000, ठीक है। 69 भी सॉल्व करने वाला है, 69 का आंसर है ए, 4 लाख, ठीक है। 70 पे आते हैं। All debts which are payable in a short period of time are called। भाई शॉर्ट पीरियड में जो भी आपको डेट्स पे करनी है, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ पे करनी है, डेट्स और लाइबिलिटीज़ एक ही है, अलग अलग नाम है सिर्फ, वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 71 है भाई। इसमें से करेक्ट वाला बताना है, तो प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, बी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर, भाई मार्केटिंग किस में जाता है आपका? मैंने आपको बताया था कि जब आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपके गुड्स बिकेंगे कैसे, ठीक है। तो जो आपकी मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब किस में आता है? सेलिंग में आता है, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स इज, भाई सेल्स पर जो कैरेज देनी पड़ती है ना, वो उसका क्या होता है भाई? वो ऐड हो जाती है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। सी है इसका आंसर, और उसको कैरेज आउटवर्ड भी बोला जाता है। Hassan Industries purchase an equipment on credit on December 31st. What is the impact of this transaction in balance sheet prepared on 31st December? भाई उसने क्रेडिट पे इक्विपमेंट परचेज किया, अब इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो आपका एसेट तो बढ़ गया, ठीक है, और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो उसका आंसर ए ही है, ठीक है। करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज विल इंक्रीज, ए है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा 75, Taha Industries purchase equipment on cash on June 30, what is the impact? ठीक है। अब अगर उसने कैश पे खरीदा है तो इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया होगा, ठीक है। तो टोटल एसेट में एज कोई फर्क नहीं आया, सही, तो उसका आंसर बी है, टोटल एसेट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। अच्छा 76, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड एंड इनकम रिसीव बट नॉट अर्न इज नोन एज। भाई एक्सपेंसेस ड्यू है बट अभी तक पे नहीं की, सही है।
तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पे ना किए हों बट ड्यू हो गए हों उसको क्या बोला जाता है, पेबल बोला जाता है। सही है, फ्यूचर में आपको पे करना है। सही, तो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, और इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, यानी कि यार रिसीव हो गई है लेकिन अभी तक अर्न ही नहीं हुई, तो ऐसी इनकम को क्या बोला जाता है, अनअर्नड इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो अनअर्नड इनकम भी लाइबिलिटी में आती है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 77 एक्रूड इनकम इज शोन इन। भाई एक्रूड इनकम को कहाँ शो करते हैं, एंट्री क्या बनती है पहले तो ये देखो। एक्रूड इनकम की एंट्री बनती है आपकी इनकम रिसीवेबल डेबिट, और जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट। तो यानी कि ये दोनों साइड पे जा रहा है इसका इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अंडर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि देखो एसेट में जा रही है एज एन इनकम रिसीवेबल। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है, अदर इनकम, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम का ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो हम एटलीस्ट देखो ये जो सी वाला है ना, ये बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्यों जाएगा, अभी अदर इनकम हो तो। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। 78 है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, सिंपल। ठीक है, अच्छा 79, स्टॉक इन ट्रेड इज। भाई स्टॉक इन ट्रेड पे क्या मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपका क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, अच्छा नंबर 80, द एक्सपेंसेस विच आर incurred ऑन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड। सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही बोलेंगे। सही है, बी है इसका आंसर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई कैरेज इनवर्ड क्या होता है, मैंने आपको बोला कि जिसमें जो हम परचेजेस लाते हैं ना उसमें हम ऐड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इन है भाई उसी का नाम है कैरेज इन या कैरेज इनवर्ड। सही है, तो हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे, उससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाता था। सही, 81 का ए है आंसर। करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। सिंपल सी बात है, सही है, ए है इसका आंसर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कैरेज आउटवर्ड और ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जो आपको सेल्स पे देना होता है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सही है, तो 83 का होगा नो इम्पैक्ट, यानी कि सी इसका आंसर होगा। 84 है द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स आर। भाई परचेज ऑफ गुड्स पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग, जनरल या डायरेक्ट। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली गुड्स पर हो रहे हैं, किसी अदर चीज़ पे नहीं हो रहे हैं। सही है, तो ये भी आप याद कर लो, 84 का सी है इसका आंसर, कि भाई जो परचेज ऑफ गुड्स पे हो रहे हैं इनका, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा बैड डेट एक्सपेंस इज। भाई बैड डेट एक्सपेंस इन तीनों में से क्या है, जनरल है, सेलिंग है या डायरेक्ट है, सेलिंग। ठीक है, सेलिंग इसलिए है कि भाई आप जब क्रेडिट पे सेल्स करते हो ना तब ये चीज़ इनकर होती है। अगर आप क्रेडिट में सेल्स नहीं करोगे तो ये चीज़ इनकर नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो सेलिंग है। 86, द स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। सिंपल है। ठीक है, कैपिटल ऑफ बिजनेस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर was 3,40,000 and its net profit was 1,60,000. What is its ending? भाई सिंपल क्या करेंगे, कैपिटल आपको गिवन है 340, उसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कैपिटल, अच्छा सॉरी इसका मैं आंसर बता दूँ 87 का, डी है इसका आंसर, 5 लाख। ठीक है, सिंपल 340 और 160 को ऐड करोगे 5 लाख जाएगा आंसर। अच्छा 88 में है, कैपिटल ऑफ बिजनेस 550 है और नेट प्रॉफिट 80 है और ड्राइंग ही 25,000। तो आप क्या करोगे, 550 प्लस 80 माइनस 25, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 605,000। ठीक है, अच्छा और 89 भी यार सेम ही है। ठीक है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, इजी है 89 भी। ठीक है, तो 89 का आंसर ए है, 5,40,000। अगर आप लोगों से ना होना तो फिर मुझे आप सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगा। 90 भी सेम है, 90 का आंसर है सी, यानी कि 375,000। ठीक है, अच्छा 91 का आंसर है आपके पास बी, 171,000।
अच्छा 92 का आंसर है डी, यानी कि 2000। अच्छा 93 में ये कह रहा है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस एट बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 1,70,000 एंड नेट प्रॉफिट वाज 15,000 ड्यूरिंग द ईयर द ड्राइंग ऑफ ओनर वाज 9,000 एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इज 35,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंडिंग। अच्छा अब इसने क्या बोला है कि भाई कैपिटल दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है और एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 170 लिखा, 170,000, उसमें 15,000 ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें ड्राइंग्स लेस कर ली 9,000, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उससे भी क्या हो रहा है, आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप सिंपल 35,000 से कैपिटल इंक्रीज करोगे, यानी 35,000 भी ऐड करो, ठीक है। तो 93 का आपके पास ए आ जाएगा आंसर। 94 capital of a business in the beginning of year was 360, net profit is 45, drawing is 18 और additional investment 55 है। यार ये भी सिंपल है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सही है, बस अमाउंट चेंज है। इसका आंसर है सी, यानी कि 442, ठीक है। 95 भी सेम है, इसका आंसर है डी, यानी कि 582। 96 भी सेम है, इसका आंसर है बी, ठीक है। अच्छा 97 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा पहली है आपके पास एसेट इज इक्वल टू इक्विटी माइनस कैपिटल, नहीं भाई गलत है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, नहीं भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज, यार अगर हम इस फॉर्मेट से देखें ना तो मुझे ये सही लग रहा है आंसर, ठीक है। जो इस बुक के फॉर्मेट है, जो बुक मानती है ना कि क्योंकि ये लाइबिलिटी को इक्विटी के अंदर ही काउंट कर रही है इस वजह से, ठीक है। अच्छा डी है इसका आंसर, डी है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, भाई ये रॉन्ग है, सही है। तो 97 का सी है आंसर। 98 है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, एंडिंग स्टॉक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा यार, सिंपल आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेजेस ऐड किए तो आपके पास गुड्स अवेलेबल आ गए, सही है। उसमें से आपने एंडिंग क्लोज किया तो आपके पास क्या आ गया, सॉरी एंडिंग को लेस किया, एंडिंग स्टॉक को, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सही है। पहले आपने ये फॉर्मेट बना लेना है, फिर इस फॉर्मेट में आपने क्या करना है कि जो जो अमाउंट गिवन है ना उसको पोस्ट करना है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, सही है। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल दोगे ना तो इसकी रिवर्स वर्किंग करोगे। रिवर्स वर्किंग करते हुए मैंने आपको एक रूल बताया, जो चीज़ माइनस हो रही होगी उसको ऐड करेंगे, जिसको ऐड करना होगा उसको लेस करेंगे, सही है। तो 90,000 माइनस एंडिंग, सॉरी माइनस एंडिंग स्टॉक था तो उसको प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 90,000 प्लस 10,000 तो ये 1 लाख हो गया, और ओपनिंग स्टॉक जो कि ऐड हो रहा था उसको लेस कर दोगे तो ये 80,000 हो जाएगा, इसका 80,000 आंसर आया, ठीक है। अच्छा 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा अब इनमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो सकती है यार, डिबेंचर पेपर हो सकती है, सही है, क्योंकि डिबेंचर 5-10 साल के लिए होते हैं इस वजह से, ठीक है। अच्छा कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स, भाई इसमें आपको ओपनिंग इन्वेंटरी निकालनी है, वही फॉर्मेट रखना है, सही है। और जो जो चीज़ें गिवन है उसको पुट करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर है सी, ठीक है। अच्छा 101 सेम क्वेश्चन है यार, इसका आंसर है ए, ठीक है। 102 का आंसर है आपके पास बी, और 103 का आंसर 103 में क्या बोला गया इसको, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, भाई सिंपल है, सेल्स रखी सबसे ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, भाई सेल्स है 9 लाख, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया 8 लाख का, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख का, ठीक है। अब उसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,10,000 के लेस किए, तो जाहिर सी बात है हमें 10,000 का नेट लॉस ही आ रहा होगा, तो 103 का क्या आंसर है, डी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा सब कुछ जो जो हमने डिस्कस किया। अगर नहीं समझ आ रहा तो यार आप वहीं पे पॉज करो, उसका जो है स्क्रीनशॉट लो या पिक्चर लो, अगर कंप्यूटर में देख रहे हो तो या पीसी में देख रहे हो तो, और मुझे सेंड करो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बस ऑफ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, हाफिज़।